उसको देना है। तो तालीमी मैदान में फिर उसी वजह से सैलिसानी फार्मूला वजूद में आई थी, जिसको ये कंटिन्यू किया है। इसमें जो हमारी कौमी एजुकेशनल पॉलिसी मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है द 3 लैंग्वेज फार्मूला will continue to be implemented while keeping in mind the constitutional provisions, aspirations of the people, regions and the union, and the need to promote multilingualism as well as to promote national identity. सर आप दूसरा एक जगह है कि आप इंडिजिनियस नॉलेज या इंडियन नॉलेज सिस्टम दूसरे अल्फाज में उसको भी प्रमोट करना है। तो इस अंदाज से आप कैसे देखते हैं कि ये जो कंटिन्यू किया गया लिसानी फार्मूला ये किस हद तक दुरुस्त है? दूसरी बात, इंडियन नॉलेज सिस्टम वो कैसे ले रही है, इसमें कैसे ले सकते हैं, और क्या कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है अगर इसको वाकई हम ग्राउंड लेवल पर ले आए? जी, आपका सवाल मैं दो पे दूंगा। पहला, आप IKS की बात किए तो मैं कश्मीर का एग्जांपल दूंगा कि कश्मीर में डोमिनेटिंग कास्ट जो है वो 4 है। 4 लैंग्वेज यहाँ पे डोमिनेट करती है, और हिस्ट्री भी बताता है कि कश्मीर एक गेटवे था दूसरे कंट्री को जाने के लिए। आप सिल्क रूट की बात अफगानिस्तान की करें, सेंट्रल एशिया की कीजिए, तो यही एक गेट था जहाँ से लोग हिंदुस्तान आते थे। तो बड़ा हिस्टोरिकल जगह रहा है, और काफ़ी कश्मीर की एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ईरान से रहा, सेंट्रल एशिया से रहा। तो जैसे IKS है, तो IKS में जनरली आप अगर कश्मीर की जगह दूसरी स्टेट को देखेंगे तो उनके अपने पुराने हिस्टोरिकल हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो बिहार में अभी नालंदा है, विक्रमशिला, 2 यूनिवर्सिटीज़ थी और बहुत फेमस थी, तो उनको IKS में जोड़ा गया और नालंदा के जो हिस्ट्री थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसी तरह आप कश्मीर में भी जो आपकी अपनी हिस्ट्री थी, सिल्क रूट का था, कल्चर डाइवर्सिटी थी, काफ़ी लोग वहाँ से आए, अपने लैंग्वेज को डेवलप किया। कश्मीरी रही, गुजर लैंग्वेज है, और आपका पहाड़ी लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको आप IKS से जोड़ सकते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम से, और उसमें जो अच्छाइयाँ थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में लोग एक अच्छा रिसर्च नहीं किया होगा या अच्छा कोई लिपि डेवलप नहीं किया होगा। हर दौर में रिसर्च होते रहा है, और अच्छे अच्छे लिपियाँ, जैसे आपने बताया कि खुद हिंदुस्तान में कई भाषाएं और डायलेक्ट है। डायलेक्ट तो हर 5 किलोमीटर पे बदल जा रहा है। तो ये चैलेंजेस तो है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि जो साउथ के लोग हैं वो बहुत अच्छा इंग्लिश भी कर रहे हैं और अपना रीजनल लैंग्वेज को भी कर रहे हैं, और उन्होंने अपना स्कूलिंग तक तमिल में किया होगा, मलयालम में किया या कन्नड़ में किया। लेकिन आप देखेंगे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट साउथ में ज़्यादा है, आप कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ के कंपेयर। लेकिन अब क्योंकि NEP ने बहुत क्लियरिटी दे दिया है कि 3 लैंग्वेज को आप करें, और इंग्लिश को आप पढ़े ही पढ़ें, लेकिन साथ में आप रीजनल लैंग्वेज को भी करें और आपका लोकल लैंग्वेज को भी पढ़ें। तो जिसमें बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं, उनका ट्राइबल लैंग्वेज है, उनको भी आप झारखंड में या छत्तीसगढ़ में NEP के तहत उनको बोला जा रहा है कि आप अपने ट्राइबल लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। तो ये बहुत है, जैसे कि अभी नसीर साहब ने बोला कि ये चैलेंजेस तो बहुत हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपको पता है कि NEP 20 से अब 26 में हम आ गए हैं, और 26 में 6 साल के इसमें देखिए क्रेडिट ट्रांसफ़र का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। मास्टर्स पहले जो बैचलर 3 साल के होते थे वो 4 हो गए, जो मास्टर 2 के होते थे उनको 1 रखा। लेकिन कई यूनिवर्सिटी ने कहा कि अभी हम दोनों ऑप्शन चलाएंगे, जो 3 साल के डिग्री लेके आएंगे वो 2 साल का मास्टर करेंगे, जो 4 साल का FYP प्रोग्राम करेंगे वो 1 साल का मास्टर करेंगे। अगर जब आप 1 साल का मास्टर करेंगे, आप वेस्ट में जाएंगे तो PhD में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में अगर आप अमेरिका में जाते थे तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट का एग्ज़ाम देना पड़ता था, तब आप जाके वहाँ PhD में रजिस्टर्ड होते थे। तो NEP में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे भी बहुत अहमियत दी गई है, और आपने देखा होगा कि हुकूमत ने कई फॉरेन यूनिवर्सिटी को गुड़गांव में, बड़ौदा में और अहमदाबाद में जगह दिया है कि आप आइए और अपना कैंपस खोलिए। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी आया है, फिर आपको हर यूनिवर्सिटी को कहा है कि आप ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम चलाइए, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम चलाइए।